अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ सेल साइकिल। स्टूडेंट, सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में से एक MCQs आता है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 5 में से। स्टूडेंट्स, पिछले अगर हम बोर्ड्स के पेपर्स उठाकर देखें, लास्ट ईयर तक इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता था। इस साल की स्कीम के मुताबिक भी इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना था, बट एट द स्पोर्ट स्टूडेंट्स को पता चला कि चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग आया हुआ है क्वेश्चन जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम पेपर देखा था। सो मे बी के अपकमिंग ईयर्स में चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाए। सो आप इस चैप्टर को भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, दैट इज़ सेल साइकिल। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सेल साइकिल क्या है। उसके बाद हम माइटोसिस को स्टडी करेंगे, देन मियोसिस एंड एट द लास्ट अब हमारा टॉपिक होगा अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। बट सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चू ने कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनने का क्या मतलब है कि जितनी भी हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जितनी भी न्यू डिवीजन्स हो रही हैं, जितने भी सेल डिवाइड हो रहे हैं, या जो माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ये किन सेल से हो रहा है? जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से। जो पिछले बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, फिर उन्हीं से न्यू सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये रिडोल्फ विर्चू ने बोला था। ठीक, तो मतलब कि जितने भी हमारी न्यू डिवीजन्स हो रही हैं सेल्स की, वो किसकी वजह से हो रही हैं? पिछले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से हो रही हैं। स्टूडेंट्स, जो सेल की डिवीज़न है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना है तो लाइफ की मेंटेनेंस में सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। विदाउट सेल डिवीज़न हमारी शायद लाइफ एग्जिस्ट ही ना करे, हम लोग एग्जिस्ट ही ना करें विदाउट सेल डिवीज़न, क्योंकि रोज़ हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स जो है डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग ज़िंदा हैं। ठीक, ये थी इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री अबाउट सेल साइकिल के सेल जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, कहाँ से बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। स्टूडेंट, बेसिकली सेल साइकिल सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है जिसके अंदर टाइम टू टाइम न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और न्यू ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी न्यू से न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। स्टूडेंट, सेल साइकिल के अंदर जो है सेल साइकिल है 2 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज़ द इंटरफेज एंड द अदर इज़ द माइटोटिक फेज़। जो माइटोटिक फेज़ होती है ये बहुत ज़्यादा मतलब जो होती है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मतलब इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती, इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो रहे होते, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। बट इंटरफेज़ जो होती है एज़ कम्पेयर टू माइटोटिक फेज़ थोड़ी सी लेंथी होती है। जो माइटोटिक फेज़ होती है नेक्स्ट वो किसके अंदर और आकर कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट होती है, अल्टरनेट्स हो जाती है इंटरफेज़ के साथ। और इंटरफेज़ वो फेज़ होती है जिसके अंदर सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, सेल्स की मेटाबॉलिक रेट हाई चल रहा होता है, और ये जो इंटरफेज़ होता है ये बहुत से डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। अब जो इंटरफेज़ होता है ना वो फर्दर कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? 3 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट फेज़ होती है G1 फेज़, नेक्स्ट इज़ दी एस फेज़ को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज़। थर्ड फेज़ होती है G2 फेज़, और इन 3 फेजेस के अलावा एक और फेज़ होती है G0 फेज़। इसको मोस्टली काउंट नहीं करते फेजेस के अंदर। जो मेन फेजेस होती हैं इंटरफेज़ की वो 3 ही होती हैं, बट एक और एडिशनल G0 फेज़ भी होती है। अब हम स्टडी करते हैं कि G1 फेज़ क्या है। G1 फेज़ क्या होती है? तो G1 फेज़ को हम देखें तो इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं ना वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। G1 फेज़ वो होती है जिसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मतलब
सप्लाई हो रही होती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है आगे से आगे। और जीवन फेज़ के अंदर ऑर्गेनेलीज़ के नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं, ऑर्गेनेलीज़ भी नंबर के अंदर इंक्रीज़ होती हैं। जो साइज़ होता है वो आगे ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है सेल का साइज़ जीवन फेज़ के अंदर? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह के राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। तो जो जीवन फेज़ होता है उसके अंदर एंजाइम्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और जो सेल्स होते हैं ना, सेल वो अपने क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए अपने सेल्स को नेक्स्ट एस फेज़ के अंदर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि एस फेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो रहे होते हैं। तो जीवन फेज़ से सेल्स के क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने के लिए किस में जाते हैं? नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं, जो कि एस फेज़ है। और एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। सो एस फेज़ देखते हैं। इन दिस फेज़ जो सेल होता है वो डुप्लीकेट्स करता है इट्स क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है। यानी कि जब अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर। ठीक है, मतलब एस फेज़ के अंदर सिर्फ यही काम होता है कि सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है और हर एक क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं G2 फेज़। अगर हम G2 फेज़ की स्टडी करते हैं तो एक्चुअली जो G2 फेज़ होता है वो फेज़ होता है जब माइटोसिस परफॉर्म हो जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें माइटोसिस अक्कर हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा सिंथेसिस होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और G2 फेज़ जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक फ़ेज़ स्टार्ट होती है M फेज़। ये M फेज़ कौन सी होती है? माइटोटिक फेज़ होती है। यानी कि G2 फेज़ के बाद जो सेल्स होते हैं वो माइटोटिक फेज़ के अंदर इंटर होते हैं। माइटोटिक फेज़ के अंदर क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। ठीक, पूरा का पूरा जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? 2 डॉटर सेल्स के अंदर। एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं माइटोटिक फेज़ के अंदर। जो माइटोटिक फेज़ होती है ये G2 फेज़ के बाद स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरीली और परमानेंटली तौर के ऊपर ना रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग पीरियड के अंदर चले जाते हैं। मतलब कि आगे वो डिवाइड नहीं कर रहे होते, मतलब वो स्टेशनरी हो जाते हैं। कुछ सेल्स इस तरह से भी होते हैं। जो सेल्स स्टेशनरी फेज़ के अंदर चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं G0 फेज़। अब G0 फेज़ कौन सी होती है? यही G0 फेज़ यही होती है कि जिसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं। अब जो G0 फेजेज़ हैं वो भी 3 तरह की होती हैं। एक फेज़ इस तरह की होती है कि कुछ सेल्स होते हैं वो रिमेन रह जाते हैं G0 फेज़ के अंदर ही फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब कि अब वो G0 फेज़ में ही रहेंगे। कुछ सेल्स इस तरह से होते हैं जो इंटर हो जाते हैं G0 फेज़ के अंदर, वो फिर G0 फेज़ से बाहर नहीं निकलते टेम्परेरीली ना परमानेंटली, वो परमानेंटली तौर के ऊपर ही G0 में चले जाते हैं। जिस तरह के न्यूरॉन्स के सेल हैं, न्यूरॉन्स कौन से सेल होते हैं? वो सेल्स जो कि हमारे ब्रेन के होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो G0 में चले जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं ऐसे सेल्स जो कि सेमी परमानेंटली G0 फेज़ में जाते हैं। सेमी परमानेंटली मतलब कि कुछ वक्त के लिए जाते हैं और फिर देन वो वहाँ से G0 फेज़ से बाहर आ जाते हैं और फिर आगे माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, अपने सेल्स को वैसे ही नॉर्मली डिवाइड करते हैं। जिस तरह के कुछ लीवर और किडनी के सेल्स हैं जो कि सेमी परमानेंटली डिवाइड हो जाते हैं आगे। और नेक्स्ट थर्ड टाइप है G0 फेज़ की ऐसे सेल्स जो कि थ्रू आउट यानी कि जो है डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कंटिन्यूली डिवाइड करते हैं, G0 के अंदर इंटर नहीं होते, ऐसे सेल्स भी होते हैं। जिस तरह के एपिथेलियल सेल्स हैं, इस तरह के जो सेल्स होते हैं ये आगे मतलब किसी भी उसमें G0 में इंटर नहीं होते, बल्कि वो जिस तरह से अपना स्टार्ट से लाइफ का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वैसे ही परफॉर्म करते रहते हैं। ये G0 फेज़ थी और ये G0 फेज़ भी हमने देखी कि ये 3 तरह की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास एक साइकिल बना हुआ है जो कि ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पिछले टॉपिक को। सबसे पहले क्या था? जीवन फेज़ है वो स्टार्ट होती है जिसके अंदर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है, ऑर्गेनेलीज बन रही हैं, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो सेल का क्या होता है? ग्रो हो जाता है। उसके बाद G1 फेज़ के बाद जो होते हैं कुछ सेल्स होते हैं G1 फेज़ से सेल्स होते हैं जो कि टेम्परेरीली G0 फेज़ में चले जाते हैं। कुछ सेल्स परमानेंटली भी चले जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो अपने डिवीजन को जो होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं। ये हमने ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। नेक्स्ट फिर एस फेज़ स्टार्ट होती है। एस फेज़ के अंदर सिंपल क्या होती है? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये इसके अंदर बताया हुआ है कि पहले जो था वो एक क्रोमोसोम था,
ठीक, सिंगल क्रोमोसोम था जो कि G1 फेज़ के अंदर था। फिर जब G1 फेज़ से नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हुई, एस फेज़, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो डुप्लीकेट हो गए। ये देखिए यहाँ डबल 2 क्रोमोसोम्स शो हो रहे हैं, इनके 2 क्रोमेटिड्स शो हो रहे हैं। ये एक पूरा ये क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है। जो दरमियान की चीज़ होती है ना क्रोमोसोम की, वो क्या कहलाती है, सेंट्रोमेयर। ठीक, ये जो मिड में है G0 फेज़ के साथ जो क्रोमोसोम बना हुआ है, दिस इज़ दी इसका जो सेंटर है वो सेंट्रोमेयर कहलाता है और ये एक क्रोमेटिड है। जब G1 फेज़ से 2S फेज़ के अंदर गए सेल्स गए, क्रोमोसोम्स गए, तो जब क्रोमोसोम्स वहाँ से निकले तो वो डुप्लीकेट हो गए थे। अब देखिए 2 क्रोमेटिड्स बन गए ना, और हमने एस फेज़ के अंदर क्या बताया था कि जो ईच क्रोमोसोम होता है वो कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर। सो G1 के बाद एस फेज़ के अंदर जो एक क्रोमोसोम था वो किसके ऊपर कंसिस्ट कर गया, वो डिवाइड हो गया, डुप्लीकेट हो गया 2 क्रोमेटिड्स के अंदर। देन एस फेज़ के बाद हमने स्टार्ट की थी G2 फेज़। G2 फेज़ के अंदर क्या हुआ, मोर ज़्यादा ग्रोथ होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एसेंशियल होता है, ये माइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि G0 फेज़ के बाद M फेज़ स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, फिर उसके बाद G2 फेज़ है, उसके बाद M फेज़, यानी कि माइटोटिक फेज़ स्टार्ट हो गई है। माइटोटिक फेज़ वो होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड कर जाता है। अब यहाँ माइटोटिक फेज़ हुई और माइटोटिक फेज़ के अंदर क्या किया, सेल डिवाइड कर गया, मतलब 1 से 2 सेल बन गए। ठीक, ये इस तरह से ये पूरा जो है एक यूकेरियोटिक का सेल साइकिल है। एज एन आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है ये मैंने, वैसे पिछला भी एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट क्लियर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सो अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई छोटा सा भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी, बट आप कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को। थैंक यू सो मच।